हेलो फ्रेंड्स, तो हमें इसमें देखना है कि सैयद वंश के बारे में। और सैयद वंश ये चौथा वंश चलेगा दिल्ली सल्तनत पे, और उसके बाद पांचवा वंश भी मैं आपको बताऊंगा जो कि लोधी वंश होगा। और लोधियों की समाप्ति के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बाबर का शासन स्थापित होता है, मतलब मुगलों का शासन स्थापित होता है। तो ये मैंने बताया था। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कैसे कैसे आपको बताया था कि तैमूर आक्रमण करता है, और तैमूर आक्रमण करता है तो समझिए उसका जो खिलजी खां रहता है, तो इनका समझिए कि दिल्ली सल्तनत का एक सेना नायक ही समझिए रहता है, सेना नायक रहता है। और ये सिंध वाले इलाके में ही रहता है, और उधर से माना जाता है कि यही तैमूर को बुलाता है, क्योंकि इसको माना जाता है कि ये अफगानी रहता है। लेकिन बहुत जगह पे वहाँ पे देखेंगे कि आप कन्फ्यूजन है, कहीं अफगानी बोला जाता है और कहीं इसको तुर्की बोला जाता है। मतलब ये अपने आप को जो थे ये मोहम्मद साहब के वंशज से जोड़ के मानते थे, मतलब डायरेक्ट उनके डिसेंडेंट थे, ऐसा ये बोलते हैं खिलजी खां जो है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो होता है कि तैमूर का आक्रमण होता है, और उसके पहले आप देखेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है बहुत सारी रिफॉर्म करके गया रहता है। और तुगलक वंश के ही काल में आप देखेंगे कि दिल्ली सबसे ज़्यादा मतलब साम्राज्य विस्तार होता है, पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत दक्षिण में भी कब्जा कर लेती है थोड़े से इलाकों को छोड़ के। फिर उसके बाद देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल से आप देखेंगे कि वो लोग जो प्रांत रहते हैं वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जब फिरोज शाह तुगलक आएगा तो उस टाइम जो प्रांत जाते रहते हैं उसको जाने देता है, वो मतलब जो बचा रहता है उसको ही बचा के रखता है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगता है। और आप देखेंगे कि नसरुद्दीन जो ये मोहम्मद तुगलक है उस टाइम तो पूरी तरह से मतलब समझिए कि दिल्ली सल्तनत कमज़ोर है, और तुगलक वंश तो समझिए पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। और उसी टाइम देख के तैमूर भी आक्रमण करता है। तैमूर आक्रमण करता है तो ये समझिए मंगोली ही रहते हैं, मंगोल से ही निकल के तैमूरी बने रहते हैं, तैमूरी वंश भी रहता है। और तैमूरी फिर आक्रमण करता है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था तैमूर के बारे में, बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। और वही वहाँ पे खिलजी खां इसको बुलाया रहता है। तो जब तैमूर जीत के जाता है यहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत पे पूरी तरह से कब्जा उसका रहता ही है। और कब्जा रहता है तो जो तैमूर जाता है फिर इसको करता क्या है कि खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का गवर्नर बना के जाता है। और फिर ये क्या करता है कि अब इधर तो भाग ही चुका है महमूद, और ये क्या करता है कि दिल्ली सल्तनत पे ही कब्जा कर लेता है। ऐसा होता है सिनेरियो। तो यही फिर यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना होती है। और स्थापना कौन करता है? ये खिलजी खां करता है। और ये क्या करता है? ये सुल्तान की उपाधि ग्रहण करता है, और ये रैयत आला की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखता है। तो संतुष्ट तो इनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुगलक इतना सारा काम करके गए हैं। और ये जो रहता है तैमूरी का एक तो आक्रमण कराया है, जिससे कि जनता पहले से ही इसको देखना नहीं चाहती है। क्योंकि जब तैमूर आक्रमण करता है तो समझिए कि बहुत सारे लोगों के जान जाते हैं, दिल्ली में बहुत कत्लेआम कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली करीब 100 साल तक पीछे चली जाती है तैमूर के आक्रमण से, और इस वजह से जनता इसको पसंद नहीं करती है। इसी वजह से ये क्या करता है कि रैयत आला की ही उपाधि से अपने आप को खुश रखता है, कोई सुल्तान वगैरह की उपाधि ये धारण नहीं करता। यह तैमूर लंग का सेनापति रहता है, और भारत में आने में उसका साथ देता है। और भी जितने भी मतलब छोटे मोटे युद्ध होते हैं, चाहे रास्ता बताना है कैसे दिल्ली सल्तनत को जीता जा सकता है, ये सब चीजें बता के फिर वहाँ पे तैमूर को भेजता है। इसी वजह से जब तैमूर जाने लगता है तो अपना सेनापति इसको बना लेता है। पहले तो ये दिल्ली सल्तनत का सेनापति रहता है, लेकिन तैमूर जब जीतता है और जीत के जाने लगता है तो इसको अपना सेनापति बना लेता है, और इसको मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सेनापति बना के चला जाता है। और जैसे सेनापति बना के जाता है तो ये समझिए दिल्ली सल्तनत पे भी कब्जा कर लेता है। वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है परमानेंट, जो शासक होना चाहिए मजबूत। और इसके मान लीजिए कि इसी के काल में जो है ये पंजाब, लाहौर फिर से अधीन हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में। तो ये अपने आज़ादी की घोषणा से जितने भी प्रांत है कर ही देते हैं जैसे ही सेंटर कमज़ोर होता है। और फिर जैसे ही सेंटर मजबूत होता है तो फिर से कब्जा करना शुरू करता है। तो अब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, और फिर जो इलाका रहता है उनको जीतना शुरू करता है। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत ज़्यादातर इलाकों को जीत नहीं पाएगी, छोटे से इलाकों में ही राज करते हैं। राजपूत इधर आज़ाद हो जाते हैं, बंगाल भी उधर आज़ाद है, जौनपुर भी देखेंगे कि आज़ाद है, और पंजाब और ये लाहौर वाला इलाका को तो ये कब्जा करता है। लेकिन अब दक्षिण भारत पूरी तरह से चला गया है समझिए वहाँ पे। और ये लोग हैं तो ये जो सैयद वंश वाले थे, तो जैसा मैंने पहले ही बताया पैगंबर मोहम्मद के वंशज बताते थे अपने आप को, और ऐसा माना भी गया है कि यह अरब तरफ से ही आए थे और उनके वंशज थे शायद ही। और ये जो सल्तनत काल है और इस पे शासन करने वाले ये एकमात्र ही जो थे ये सिया वंशीय शासक थे। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, एकमात्र सिया वंशीय शासक थे। और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये तैमूर के अधीन था? तो जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, तो वहाँ पे भी जो तैमूरी वंश चल रहा था, तो तैमूर की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र जो रहता है वो शाहरुख रहता है, और वो शासक बनता है। और फिर शाहरुख का जब खुतवा पढ़वाया जाता है, खुतवा मतलब कि जो शासक रहता है उसकी बराइयाँ की जाती हैं, तो उसमें एक बार इसके भी नाम का उल्लेख रहता है। तभी जाके हमें पता चलता है कि ये तैमूरी के ही अधीन रहता है इस टाइम तक, जो खिलजी खां रहता है। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, आप देखेंगे 1421 में लगभग मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो अगला शासक बनता है ये मुबारक शाह बन जाता है अगला शासक। और मुबारक शाह फिर
सुल्तान की उपाधि धारण करता है और ये एक महान शासक भी इसको माना जाता है। तो अपने शासनकाल में ही भटिंडा और दोआब का क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था। तो ये भटिंडा और जो दोआब का क्षेत्र रहता है उसमें बहुत विद्रोह होते रहता है, तो उसका फिर ये दमन किया रहता है जो मुबारक शाह रहता है। और ये खीर खां का पुत्र रहता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यमुना के तट पे ये क्या रहता है, मुबारकबाद जो शहर रहता है नगर की स्थापना करता है। तो नगर का मैंने पहले भी बताया आपको कि नगर की इंपॉर्टेंट इसलिए बढ़ जाती है कि नगर से ही इकोनॉमी चलता है। इकोनॉमी मतलब नगर आज अगर दिल्ली इतना बड़ा सिटी है, दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे गवर्नमेंट को रेवेन्यू इन्हीं सब सिटी से आती है। सिटी मतलब वहाँ पे ट्रेडर आएंगे, वहाँ पे ट्रेडर आएंगे तो आपको होटलें चाहिए, कंपनियां लगेंगी, वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, फिर पब्लिक आएगा, उनको सैलरी मिलेगी, फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस सब वजह से नगर बसाई जाती थी। तो ये नगर बसाता है मुबारकबाद। और सर हिंदी एक लेखक रहते हैं, तो उनसे हमें इसके इतिहास के बारे में पता चलती है। तारीख़ मुबारक शाही उन्होंने एक बुक लिखी है, तो उनसे हमें ज़्यादातर इसके इतिहास के बारे में ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। और इसका देखेंगे सरदार सरवर मुल्क रहता है एक, और ये पदयंत्र करता है। इसका सेनापति समझिए रहता है, सेनापति रहता है, ये पदयंत्र करता है। तो ये दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि ये चलते ही रहता है। और ये पदयंत्र करके इसको क्या कर देता है कि हत्या करा देता है और फिर मोहम्मद शाह को शासक बनाता है, मोहम्मद शाह को। और इसकी खास मतलब इतिहास रहती नहीं है। ये शासन तो समझिए कि करना चाहता है अच्छे से, फिर समझिए कि दिल्ली जो रहती है उसको कंसोलिडेट करना चाहता है। लेकिन एक बार समझिए कि जब दिल्ली मतलब कोई भी साम्राज्य विघटन होना शुरू हो जाता है तो कितने भी अच्छे शासक आ जाए, लेकिन वो समझिए कि नहीं रुकता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ें दिल्ली सल्तनत के साथ चलती है। अच्छे शासक एक दो तो आते हैं, लेकिन दिल्ली को जोड़ के नहीं रख पाते। ये आपको समझनी पड़ेगी। मतलब फिर से सल्तनत को खड़ा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बांध होता है, तो बांध होता है तो आप समझिए कि सब कुछ आप करते हैं जब तक पानी रुका है, लेकिन एक बार बांध टूट गया तो वहाँ से भागना ही पड़ता है। कितने भी अच्छे कारीगर को बुला ले आप, जब तक वो मतलब पूरी तरह से पानी निकलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक वो चीज़ें खत्म नहीं होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार जब मतलब टूटना कोई सल्तनत चालू होता है तो अच्छे शासक तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा शासक नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाहे बहुत सारी बुक में लिखा रहता है उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं होता, लेकिन शासक होते हैं। लेकिन मतलब एक बार समझिए बांध जब टूट गया तो वो बाहर आना ही। कैसा आप बांध का बेस तैयार कर रहे हैं, कैसा बेस बना रहे हैं, ये चीज़ें पहले ही आपको सोचनी पड़ेगी। तो जो साम्राज्य स्थापित होता है तो उसका बेस पहले ही बनता है। कैसी तुम व्यवस्था कर रहे हो, सामाजिक रिफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, बराबरी का मौका दे रहे कि नहीं सभी लोगों को, तो वो सब चीज़ें रहती हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के कोई भी सुल्तान अभी तक नहीं किया। अभी तक किसी भी हिंदुओं को साथ में जोड़ा नहीं गया। अब मुगल साम्राज्य स्थापित होगा और वो भी पहले नहीं है, अकबर जब आएगा तब जाके जोड़ना शुरू किया जाएगा। और अकबर जब जोड़ना शुरू करेगा तो वहाँ पे फिर राजपूत इसको जीत के देंगे। मतलब कि मुगलों का इंडियनाइजेशन होता है, वहाँ पे भारतीकरण किया जाता है। ये मैं आपको वहाँ पे बताऊँ, ये चीज़ें चलती है। और मोहम्मद शाह फिर उसके बाद शासनकाल में आता है और 6 महीने तक देखेंगे कि वास्तविक जो सत्ता रहता है ये वजीर के पास ही रहता है। इसको वजीर बना देता है ये, और खाने जहाँ की उपाधि तो दे ही देता है। और इसके पास ही समझिए पूरी तरह से शासक का बागडोर रहता है। सरवर मुल्क जो रहता है और सहयोग वजीर सरवर मुल्क। और बाद में ये क्या करता है कि अब इसको लगने लगता है कि सारा पावर तो इसी के पास है, तो ये षड्यंत्र रचता है। और षड्यंत्र रच के फिर क्या करता है कि वजीर की ही अपने सरवर मुल्क की हत्या करा देता है। और हत्या करा देता है तो फिर इससे जो जनता रहते हैं वो चिढ़ भी जाते हैं, क्योंकि यही शासन में इसको लाता है और फिर यही इसकी मृत्यु करा दे। और मतलब इसको एक अयोग्य शासक माना जाता है। और जो सरवर मुल्क इसकी मदद भी कर रहा है और जितने भी इलाके हैं उसको फिर से जीतने की कोशिश कर रहा है, उसको मरवा देता है। इस वजह से होता क्या है कि जितने भी इलाके रहते हैं वो तो स्वतंत्रता की अपनी घोषणा करते ही रहते हैं। मतलब दिल्ली के आसपास वाले ही इलाकों में अब इनका शासन रह जाता है, ज़्यादातर शासन रहता नहीं है। और फिर जौनपुर के शासक ने सल्तनत के कई जिले अपने अधीन कर लेता है। तो जौनपुर के जो शासक रहते हैं वो समझिए कि जीत लेता है अब दिल्ली के कई इलाकों को। तो आप इसे समझ सकते हैं मतलब दिल्ली कितना कमज़ोर हुआ है कि जौनपुर यहाँ पे इनके इलाकों को जीत रहा है। उसके बाद देखेंगे मालवा का जो रहता है महमूद खिलजी, ये दिल्ली पे आक्रमण करता है। और दिल्ली पे आक्रमण करने का मतलब साहस करता है, जो कि पहले दिल्ली पे कोई आक्रमण नहीं करता था। दिल्ली वाले मतलब जो सुल्तान बैठे रहते थे वो अदर इलाकों पे आक्रमण करते थे। और ये करता है कि लाहौर और मुल्तान का जो शासक था बहलोल खां लोदी ने सुल्तान की सहायता भी की। मतलब यही अब देखिए सुल्तान की सहायता करता है। और क्या करेगा बहलोल खां जो लोदी रहता है, ये जब मोहम्मद खिलजी आक्रमण करता है तो क्या करेगा कि इसकी मोहम्मद की सहायता तो करेगा, लेकिन समझिए ये फिर क्या करेगा, शासन को पूरी तरह से पलट देगा और यहाँ पे अब लोदी वंश की स्थापना कर देगा। यही बहलोल खां लोदी रहता है। सुल्तान ने फिर खाना की उपाधि देता है इसको, जब इसकी मदद करता है। ये जब महमूद खिलजी आक्रमण करता है, मालवा का शासक रहता है, ये मालवा वाले इलाकों में शासन करते
रहता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र जो रहता है अलाउद्दीन, और इसको आलम शाह भी बोलते हैं, आलम शाह के उपनाम से गद्दी पे बैठता है और ये सबसे अयोग्य शासक रहता है। समझिए, आलम शाह जो रहता है सबसे अयोग्य शासक रहता है। और दिल्ली इस टाइम तक आप देखेंगे कि मतलब दिल्ली कुछ इलाकों में ही आके सिमट गई रहती है, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र पे ही इनका कब्जा रहता है। और फिर जो ये बहलोल लोदी मदद किया रहता है, तो इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह के ये लाहौर का देखेंगे कि गवर्नर रहता है, समझिए। और फिर लाहौर का ये तो रहता है और इसको अब डर सताए रहता है जो आलम शाह देखेंगे कि अब कहीं ये बहलोल लोदी आक्रमण करके कब्जा ना कर ले मतलब दिल्ली के गद्दी पे। और इसके वजह से ये बदायूं भाग जाता है, मतलब बदायूं राजधानी को लेके चला जाता है और राजधानी को बदायूं लेके जाता है और वहाँ पे भोग विलास में पूरी तरह से डूब जाता है। और फिर इसी का मंत्री एक रहता है, हमीद खान नाम रहता है, वही फिर क्या करता है, बहलोल लोदी को आमंत्रित करता है कि इस मतलब बेवकूफ़ को जल्दी से हटाओ और यहाँ पे अपना शासन स्थापित करो। और फिर यही आता है बहलोल लोदी और इसको मतलब समझिए अब दिल्ली के गद्दी पे अपना अधिकार कर लेता है। और फिर अब देखेंगे कि जो ये आलम शाह रहता है ये आके खुद इसको गद्दी सौंप देता है और अपना जो बदायूं का रहता है ये जागीर लेके फिर वहाँ पे चला जाता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और समझिए यहाँ पे सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है।